बेटे लास्ट वीडियो में मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल मतलब पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने कराया है, जिसमें ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू क्वेश्चन। बेटे एक चीज याद रखना, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किया है, कुछ क्वेश्चंस हमें ऑलरेडी पार्टनरशिप डेट विदाउट पार्टनरशिप डेट से रिलेटेड रहता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो थिंकिंग स्किल भी होता है। तो ये क्वेश्चन जरूर देख लेना, जरूर कर लेना आप लोग। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी, स्कूल एग्जाम के लिए भी और एज ए नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज क्या है, जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, 3 मार्क्स और पार्टनरशिप फंडामेंटल के बारे में बात बता रहा हूं मैं, जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी आप जरूर कर लेना। उन सभी क्वेश्चंस के जो है 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, उसको भी आप मल्टीपल चॉइस मतलब आपका एमसीक्यू में कन्वर्ट करके दिया जा सकता है। क्यों? अब जैसे एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, आपको एडजस्टमेंट का दे दिया, एडजस्टमेंट की करेक्ट एंट्री क्या होगी, आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, एक करेक्ट होगा, बाकी 3 रॉन्ग होगा। तो 3 और 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, ये भी आपका क्या हो सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आपने ये चैप्टर कर लिया है। गुडविल की कैलकुलेशन हम कब करते हैं, कैसे करते हैं, सभी मेथड आपको पता है। इसमें भी ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं पहले ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। एक्चुअली क्या होता है बेटे, ये बुक तो आपके पास है ही, आप इसमें से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब टीचर बताता है ना, तो ज्यादा बच्चा जो है ज्यादा ध्यान देता है। इसलिए ये वीडियो सेंड करके मैं आपके पास वीडियो में ये भेज रहा हूं। मेरे अब ये मतलब मैं जो बोलूंगा, इससे अगर आप सुनोगे तो सर ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा लर्न रहेगा। इसलिए मैं इसको आपको बोल करके बता रहा हूं, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसमें बेटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेज नंबर 3.24 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट है, the excess of actual profit over normal profit is known as weighted average profit। आपको याद होगा, excess of actual profit over normal profit, नॉर्मल प्रॉफिट से जो प्रॉफिट एक्सेस होगा, नॉर्मल से जो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे उससे जितना प्रॉफिट अर्न होगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्सेस प्रॉफिट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन यहां दिया हुआ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। इसका आंसर फॉल्स लिखेंगे हम। 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल आर एफिशिएंट मैनेजमेंट, रिपीटेड कस्टमर लीडिंग टू हायर सेल्स एंड प्रॉफिट, दस इट लीड्स टू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। 100% अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, कस्टमर रिपीटेड हो रहा है, इसका मतलब है जो सेल इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑलरेडी उस फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो क्या होगा, हाई होगा। मतलब ये ट्रू है, इसका आंसर ट्रू होगा, 100% करेक्ट है, ट्रू है इसका आंसर। थर्ड है बेटे, a firm known for quality of products for immediate customer leading to higher sales and profit, thus it lead to higher value of goodwill। ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपका अच्छा है, अकस्मात कोई कस्टमर आता है और आपकी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा है, तो ऑलरेडी जो है वो परचेज करेगा आपका। अगर कोई इमीडिएट कोई कस्टमर आया और आपके प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो बार बार आ सकता है, इससे आपका सेल इंप्रूव होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो 100% फिर गुडविल का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। ये भी ट्रू दिया हुआ है, इसका आंसर भी ट्रू है। Purchase goodwill means goodwill for which consideration has not been paid but is generated due number of partners। Purchase goodwill means goodwill for which consideration has not been paid, कह रहा है गुडविल परचेज किया लेकिन इसके लिए कोई पेमेंट नहीं हुआ है, तो जब पेमेंट नहीं हुआ है तो फिर गुडविल परचेज नहीं माना जाएगा। ये फॉल्स है, क्योंकि जब भी हम गुडविल परचेज करेंगे तो इसका मतलब है जो उसका वैल्यू पेमेंट करेंगे तभी परचेज गुडविल माना जाएगा। इसलिए यह लिखा है कि परचेज गुडविल मींस गुडविल फॉर विच कंसीडरेशन हैज नॉट बीन पेड
बट इज जनरेटेड ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टनर्स। फॉल्स है ये। नंबर ऑफ पार्टनर से जो है गुडविल जो इंक्रीज होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर गुडविल परचेज करते हैं, गुडविल क्या करते हैं, परचेज किया जा सकता है, गुडविल पेमेंट होता है, गुडविल के बदले हम पेमेंट करते हैं। खास करके पार्टनरशिप में एक सेल ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर एक चैप्टर अलग होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। जब हम कोई बिजनेस परचेज करेंगे तो जितना एसेट्स का वैल्यू होगा, अगर उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे वो गुडविल होता है। तो यहाँ कह रहा है क्या, जो परचेज गुडविल मीन्स गुडविल फॉर विच consideration has not been paid but generated due to number of partner। ये false है, wrong है ये। self generated goodwill means goodwill for which consideration and money or money worth has been paid। no, ये भी false है। फिफ्थ भी false होगा क्योंकि self generated goodwill के लिए किसी को पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। false है, फिफ्थ का आंसर भी false है। सिक्स्थ है, द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम लिखते थे क्वेश्चन करते समय। तो ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला नहीं है, ये गलत है। ये किसका फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं तो सुपर प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100 होता था। ये फॉल्स है बेटे। 6 भी आपका फॉल्स दिया हुआ है। गुडविल इज फिक्टिशियस एसेट्स एंड इज नॉट सेलेबल। रॉन्ग। गुडविल सेलेबल, सेल हो सकता है गुडविल का। जब हम अपने बिजनेस को अगर सेल करते हैं और हमारे फर्म की वैल्यू में मार्केट में गुडविल है तो उसका वैल्यू हमें मिलता है। दूसरी बात, जो फिक्टिशियस एसेट्स ये नहीं होता। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक फिक्स पीरियड तक, मोर देन 1 ईयर होता है, लेकिन उसका एक फिक्स पीरियड होता है जो इतने ईयर तक इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। एक फिक्स पीरियड तक जिस एक्सपेंसेस का बेनिफिट हमें मिलेगा उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं और वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है। जबकि गुडविल क्या है, नॉन करेंट इंटेंजेबल एसेट्स। गुडविल नॉन करेंट इंटेंजेबल एसेट्स होता है। ये फॉल्स है बेटे। 7 जो है आपका, ये भी फॉल्स दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है, जो द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। ये सही है, ट्रू है बेटे। क्यों? क्योंकि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से जब गुडविल कैलकुलेट करते थे तो हम क्या लिखते थे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इन द न्यू फर्म। और ये कैसे कैलकुलेट होता था, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो वही कैपिटलाइज वैल्यू इन द न्यू फर्म या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट एक ही है, मतलब ये ट्रू है। ये आपका सही है, इसका आंसर ये सही दिया हुआ है। 9th है, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट मींस सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नो, फॉल्स है ये। गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में शो किया जाएगा तो जो गुडविल हम परचेज करेंगे, जिस गुडविल के बदले हमने पेमेंट किया है, वही गुडविल बैलेंस शीट में शो किया जाता है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, इसलिए 9th का आंसर आपका फॉल्स होगा। 10th है, the valuation of goodwill is not subjective and does not depend on the assessment of the valuer। ये भी false दिया हुआ है। गुडविल जो है वो आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट सब्जेक्टिव, डज नॉट डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। नहीं, ये फॉल्स दिया हुआ है, गलत है ये। एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट नोन एज सुपर प्रॉफिट, ये सही है। 11th का ट्रू है, क्योंकि आप जानते हैं जो अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट मींस एवरेज प्रॉफिट एक्सेस होगा तो क्या कहलाएगा आपका, ये सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सही है ये। उसके बाद है, गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नो, ये फॉल्स है। 12th का आंसर आपका फॉल्स है। क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम में गुडविल की कैलकुलेशन नहीं होती है। गुडविल की कैलकुलेशन कब करते हैं, आपको याद होना चाहिए। 2 कंडीशन होता है गुडविल कैलकुलेट करने का। फर्स्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एंड सेकंड, सेल ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। 2 ही कंडीशन है जब जिसमें हम गुडविल का वैल्यू फाइंड करते हैं। डिसोल्यूशन के टाइम में हम फॉर्म ये फाइंड नहीं करते, इसलिए ये आपका फॉल्स दिया हुआ है। 13 है, जो गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड मींस एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सही है। 13 का आंसर बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि गुडविल हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, वही क्या होता है, गुडविल होता है।
परचेज गुडविल अराइज एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ न्यू बिजनेस, ये फॉल्स है, क्योंकि परचेज आपको याद होगा जो ईयर्स परचेजेस क्या बताया था, जो लास्ट जितने ईयर का प्रॉफिट एक समान होगा, एक जैसा होगा, उतना ही ईयर उसका टाइम्स कहलाता है। जो बिजनेस अभी अभी स्टार्ट ही हुआ है उसका कौन सा टाइम्स होगा, तो ये इसका आंसर आपका 14 का आंसर फॉल्स है, गलत है ये। 15 है नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन एंड एडिंग एबनॉर्मल लॉस, 100% सही है। नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम जो करते हैं कैसे, तो उसमें याद होगा एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को प्लस करते हैं, सही है, ट्रू है ये आंसर, 15 का आंसर ट्रू होगा। 16 में गुडविल हैज रियलाइजेबल वैल्यू बीइंग एन इंटेंजिबल एसेट्स, 16th का आंसर, 16th गुडविल इज रियलाइजेबल वैल्यू बीइंग इंटेंजिबल एसेट्स है, रियलाइजेबल वैल्यू है, तो 100% इसका आंसर भी क्या होगा आपका ट्रू होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअसली इनकरिंग लॉसेज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ गुडविल, 100% फॉल्स, जब लॉस होगा तो फिर गुडविल कैसे बढ़ेगा, ये फॉल्स है, ये आपका 17th का आंसर जो है वो फॉल्स होगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड टू वैल्यू ऑफ गुडविल बाय एडिंग एबनॉर्मल गेन एंड डिडक्टिंग एबनॉर्मल लॉस, ये भी फॉल्स होगा 18, क्योंकि एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होता है और एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, गलत दिया हुआ है, फॉल्स है ये। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल, यस, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है इंटरनल जनरेटेड गुडविल है, सही है ये। गुडविल इज एमोर्टाइज एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये भी सही है। गुडविल अगर बैलेंस शीट में कभी भी दिया रहता है हम उसको एमोर्टाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुडविल अगर हमने कहीं से परचेज किया है तो गुडविल जो है इंटेंजिबल एसेट्स है, ज्यादातर उसको क्या किया जाता है, जो उसको पीएल अकाउंट में धीरे धीरे एक रेशियो में डिवाइड करके पीएल अकाउंट के थ्रू उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब इसमें हर कंपनी का अपना अपना मेथड होता है, अपना अपना मकसद होता है, जो हम पर ईयर कितना इसको हम राइट ऑफ करेंगे, मतलब एमोर्टाइज होता है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में है तो उसको एमोर्टाइज करते हैं, या तो आपने देखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब 11th में बनाते थे वहां भी गुडविल कई बार बैलेंस शीट में होता था। अब बैलेंस शीट में मान लीजिए गुडविल है और मार्केट में उतना वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं है, तो क्या करेंगे, जितना डिक्रीज होगा उसको राइट ऑफ तो करेंगे ना हम, क्योंकि गुडविल रेपुटेशन से, गुडविल मतलब रेपुटेशन जितना होगा तो उसको बैलेंस शीट में शो करने से शो किया जाता है, लेकिन अगर किया जाता है तो उसको राइट ऑफ, अगर उसका वैल्यू डिक्रीज होगा तो उसको राइट ऑफ भी करते हैं, उसको पीएल अकाउंट के थ्रू राइट ऑफ किया जाता है। और पार्टनरशिप में पार्टनर के थ्रू राइट ऑफ करते हैं, आपको याद होगा हमने अभी सभी चैप्टर्स में किया है, जिसमें अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगर गुडविल दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये आपका ट्रू है, ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब मल्टीपल आपका फिल इन द ब्लैंक्स, गुडविल इज एन, तो गुडविल इज एन क्या है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल हेल्प्स इन अर्निंग हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे आपका गुडविल हेल्प किसमें करता है, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो अर्न नहीं होता है, लेकिन आपके फर्म की अगर मार्केट में गुडविल है तो आपका प्रॉफिट ज्यादा अर्न होगा, हायर प्रॉफिट होगा। इसके बाद है आपका जो गुडविल इज एमोर्टाइज ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, आपने ऊपर भी देखा है गुडविल जो है एमोर्टाइज होगा अपने लाइफ के समय में, लाइफ के टाइम में ये इसको जितना भी है उसको हम एमोर्टाइज करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी हम न्यू बैलेंस शीट में शो नहीं करते, मतलब बैलेंस शीट में इसको बुक्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल नॉट सोन आएगा SHOWN, सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, हम इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते। परचेज गुडविल इज सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे सोन आएगा क्योंकि हम जो गुडविल परचेज करेंगे उसको बैलेंस शीट में दिखाना होता है। टेंजिबल एसेट्स आर दीज एसेट्स व्हिच हैव फिजिकल एक्सिस्टेंस, टेंजिबल एसेट जो होगा उसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है, उसको हम देख या छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसमें आपका फिजिकल एक्सिस्टेंस होगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होगा वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होता है, विच अराइजेज फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इंटरनली जनरेटेड गुडविल होगा।
अंडर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड वेट इज असाइंड टू ईच ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, वेट, क्योंकि आपको याद होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, वेट से। वेट क्या होता है, तो जितने ईयर का प्रॉफिट होगा वही उसका वेट होता है, मतलब वेट का आंसर वेट होना चाहिए। इसके बाद है when a similar type of business earn profit a standard percentage of the capital employed it is capital, it is capital। ये आपका जो है 9th में दिया है when a similar type of business earn profit a standard percentage of the capital employed तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा बेटे। सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस 9th का आंसर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न होगा। क्यों, तो when a similar type of business earn profit at a standard percentage of the capital employed, कभी भी हम कैपिटल इम्प्लाइड जो ये यहाँ पे सिमिलर टाइप का जो बिजनेस होगा, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे जो नहीं इतना प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, तो फिर क्या उसको कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल रिटर्न जो होगा, नॉर्मल जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है उससे कैलकुलेट करते हैं। एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल, ये तो सुपर प्रॉफिट होगा। 10th का आंसर आपका सुपर प्रॉफिट होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन द फॉर्म बिजनेस टर्म एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म बिजनेस इज टर्म एज कैपिटल इम्प्लाइड। जो भी कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इम्प्लाइड। क्योंकि आपको याद होगा गुडविल की कैलकुलेशन करते समय जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल इम्प्लाइड कहते हैं। तो 11th का आंसर आपका कैपिटल इम्प्लाइड होगा। इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस आर इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन अनदर एंटरप्राइज फॉर द फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस से का पैसा हमने फिर से जो है न्यू बिजनेस में क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाता है बेटे। जो हमारा प्रॉफिट अर्न हुआ उससे अगर हम न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, फर्दर किसी न्यू इन्वेस्टमेंट किया जिसका मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्ट हमारा प्रॉफिट अर्न करना होगा, तो ये आपका ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक होता है इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्ट किया, अगर प्रॉफिट अर्न करने के व्यू से हमने इन्वेस्ट किया तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया। और एक होता है इन्वेस्ट कर दिया, उससे हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ बेनिफिट होगा, तो वो आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। आगे लिखा है, अगला है आपका 13, इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड इन्वेस्टमेंट दैट आर मेड टू अर्न इनकम एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ फर्दरेंस ऑफ ओन बिजनेस इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अभी कहा था जो आपका जो है इनकम होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं है जो फर्दर हमने किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्ट किया, ऐसा नहीं है, कहीं पे और इन्वेस्ट कर दिया, तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 13 का आंसर आपका नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ पास्ट एग्रीड ईयर इज नोन एज एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पास्ट जितने भी ईयर का एवरेज प्रॉफिट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट ही कहते हैं, वो एवरेज प्रॉफिट होगा। Assets which do not have physical existence, they cannot seen, be touched and turned, ये तो सिंपल है, जिसको छू या देख नहीं सकते उसको क्या बोलते हैं, intangible assets कहते हैं। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क आर एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। 16th का आंसर आपका इंटेंजिबल एसेट्स होगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी आर एग्जांपल ऑफ टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल होगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, जब एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, सुपर प्रॉफिट आता है। गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड आइदर बाय, ये आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और दिया है ना, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कब करते हैं, तो आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से या एवरेज प्रॉफिट मेथड से, इसलिए आपका यहाँ पे जो है दिया हुआ है इसमें, जो गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड आइदर बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। Expenses expected to incur and to earn profit deducted to determine normal profit of valuation of goodwill। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये गुडविल कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है बेटे, गुडविल फाइंड करने के लिए। कोई भी हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर एक्सपेंसेस करेंगे तो 100% प्रॉफिट में से क्या होगा, वो माइनस होता है। गुडविल कैलकुलेट करते समय अगर फर्म का बिजनेस इंप्रूव करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए हम अगर कोई एक्सपेंस करेंगे तो एक्सपेंस की तो नॉर्मल एक्सपेंस होगा, नॉर्मल एक्सपेंडिचर होगा, जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें माइनस करना ही पड़ता है। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब थर्ड में नहीं करा रहा,
हाँ, अब मैं डायरेक्ट आपको जो है थर्ड में मैचिंग है ये देख लेना आप लोग। मैं आपको मल्टीपल चॉइस जो एमसीक्यू दिया हुआ है 17-18 क्वेश्चन ये मैं करवा देता हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? गुडविल इज फिक्टिशियस एसेट्स? नो। गुडविल इज करेंट एसेट्स? नो। गुडविल इज वेस्टिंग एसेट्स? नो। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स? यस। मतलब इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट का डी होगा। गुडविल क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स होता है। Excess amount that a firm gets over and above the market value of assets at the time of sale of its business। कह रहा है अगर आपने अपने बिजनेस को सेल किया और जितना एसेट्स का मार्केट वैल्यू है अगर उससे ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा है तो एक्सेस वैल्यू जो मिलेगा वो क्या कहलाता है? आपका गुडविल कहलाता है। ये प्रॉफिट नहीं कहलाता, सुपर प्रॉफिट नहीं। आपको याद होगा मैंने अभी कल थोड़ी देर पहले बताया था, जो जब भी हम गुड्स पढ़ेंगे, कोई भी एसेट्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो जितना एसेट्स का वैल्यू अगर उसे एक्सेस पेमेंट किया तो जितना एक्सेस पेमेंट किया वो गुडविल होगा, या जब हमने सेल किया है उससे एक्स्ट्रा अगर हमें पैसा मिलेगा तो जितना मिलेगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? गुडविल कहलाएगा। मतलब इसका एसेट्स डी है, तो इसका आंसर डी होगा। व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज गुडविल, व्हेन गुडविल इज नॉट ए परचेज गुडविल, गुडविल is not shown in the balance sheet, is shown in the balance sheet, may or not shown in the balance sheet, is partly shown in the balance sheet। नहीं, जब गुडविल हमने परचेज ही नहीं किया है, जब गुडविल परचेज नहीं किया तो फिर तो उसको बैलेंस शीट में शो ही नहीं कर सकते। आपको याद होगा बताया था मैंने, जिस गुडविल के बदले हमने पेमेंट किया है वही गुडविल बैलेंस शीट में शो किया जाता है। मतलब थर्ड का ए आंसर होगा। फोर्थ में आपका कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फॉर 5 लाख, its average profit 60,000, normal rate of return in similar type business is 10%, the amount of super profit, super profit कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट आपका 60,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। तो कैपिटल आपका 5 लाख है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब 50,000 इसका नॉर्मल प्रॉफिट, तो 60 में से एवरेज में से 50 माइनस करेंगे, मतलब फोर्थ का बी आंसर होगा। फोर्थ का बी होगा आंसर 10,000। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन प्रॉफिट शोज ए ट्रेंड आइदर राइजिंग और फॉलिंग। इसका बेटे बी आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेंड रहता है, कभी बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है, तभी हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट लोकेशन ऑफ द कस्टमर। 6 का बी आंसर कह रहा है क्या? जो फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, क्या क्या गुड इसको छोड़ करके क्या चीज नहीं है जो जिनमें गुडविल का फैक्टर इफेक्ट करता है? तो लोकेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का लोकेशन कोई इफेक्ट नहीं करता इसमें, ये फैक्टर में नहीं आता। इसके बाद है बेटे द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years 60,000, नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच ए बिजनेस एस्टिमेटेड 10%, नेट कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस 5 लाख, अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट बे 3 year परचेज ऑफ लास्ट ईयर, सुपर प्रॉफिट विल बी। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे? एवरेज प्रॉफिट आपका 60,000 दिया हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000 नॉर्मल प्रॉफिट। 60 में से 50,000 को क्या कर दीजिए? माइनस, मतलब 10,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, टाइम्स 3 year परचेज दिया हुआ है, मतलब 7 का सी आंसर 30,000 होगा। बिल्कुल सही। ये भी अब देखिए ये कंप्लीट गुडविल का क्वेश्चन है, लेकिन ये एमसीक्यू में दिया हुआ है। Under the capitalization method of valuation of goodwill, formula for calculating goodwill is, under the capitalization method of valuation of goodwill, the formula for calculating is ये super profit multiplied by the rate of return, no, average profit multiplied the rate of return, इसका है आपका super profit divided by the rate of return, divided by the capitalization of super profit का formula क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन द रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होता। मल्टीप्लाई ये भी गलत है, ये आपका इसका आंसर 8 का सी आंसर है। 8 का आंसर सी होगा। 9th में नेट एसेट्स ऑफ ए फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स,
5,000 और 85,000। ओके, नेट लायबिलिटी अच्छा क्वेश्चन है। नेट एसेट्स 85,000 है, इसमें 50 एसेट्स 5,000 मतलब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐड है। तो इसका मतलब बेटे यहाँ पे एसेट्स 80,000 का माना जाएगा, याद रखना, क्योंकि 50 एसेट्स को हम कभी भी एसेट्स यदि लॉस होता है ना ये, इसलिए जब टोटल एसेट्स की कैलकुलेशन होगी तो उसको हम माइनस कर देते हैं। नेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म 30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, एवरेज प्रॉफिट 8,000, वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ये तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। 9th क्वेश्चन में आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल, और एवरेज प्रॉफिट आपका 8,000 दिया हुआ है। अब 8,000 है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल इम्प्लाइड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन 100। अब कैपिटल कितना होगा? तो बेटे आपको 85,000 एसेट्स है और लायबिलिटी 30 है, लेकिन बता दिया अगर फिक्टिशियस एसेट्स है तो पहले उसको क्या करना होगा? माइनस, मतलब एसेट्स 80,000 ही लेंगे और 80 में से 30,000 चला जाएगा लायबिलिटी, इसका मतलब 50,000 हो गया। और 50,000 का रेट ऑफ नॉर्मल रिटर्न आपका 10% दिया हुआ है, मतलब 5,000। इसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो 3,000, और ये आएगा 3,000 इंटू 100/10 मतलब 30,000 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब है जो 9th का आंसर क्या आएगा? बी आएगा। 9th का आंसर बी है, 9th का आंसर बी होगा, बिल्कुल सही है। अब चलिए 10th क्वेश्चन में क्या है? तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म 8 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,20,000, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकलेगा गुडविल? याद है क्या होता है फॉर्मूला? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म माइनस कैपिटल या नेट एसेट्स। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे? तो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000। कितना है प्रॉफिट? 20,000 दिया हुआ है। ये आएगा आपका नील आएगा। 10th का आंसर तो शायद नील होगा। कैसे होगा नील बेटे? अब ये भी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कह रहा है निकालने के लिए, और इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म माइनस कैपिटल या नेट एसेट्स। अब बेटे यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगा? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इन द न्यू फर्म, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इन द न्यू फर्म कैसे? तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। और प्रॉफिट मैंने बताया था आपको, जो प्रॉफिट दिया होगा क्वेश्चन में, चाहे वो एवरेज हो या वैसे ही प्रॉफिट फॉर द ईयर हो, उसी को एवरेज प्रॉफिट मानेंगे। मतलब 1,20,000 इंटू 100 अपॉन में 15, इसका मतलब ये 8 लाख आ गया बेटे। मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म 8 लाख और कैपिटल भी 8 लाख ही दिया हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया? नील। तो 10th का आंसर क्या होगा? सी होगा, नील। ये कैसे होगा? ये आपके सामने हमने कैलकुलेट किया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, एवरेज प्रॉफिट 80,000 पर एनम। If management cost is estimated 10,000 per annum, then on the basis of 2-year purchase of super profit, फिर वही बेटे सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे हम। तो सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? वैसे ही कैलकुलेट होगा, बस ये तो अब मुझे लगता है आप लोगों को आना ही चाहिए। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन ये आपका
मैनेजमेंट कॉस्ट भी दिया हुआ है। आपको याद होगा जब कभी भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट या किसी भी मेथड से हमने जब कैलकुलेट किया तो जो एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें आपको ये मैनेजमेंट कॉस्ट क्या करना पड़ेगा, माइनस। एवरेज प्रॉफिट है आपका, एवरेज प्रॉफिट 80,000 है, इसमें से मैनेजमेंट कॉस्ट जो 10,000 है ये माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट में से अभी तक माइनस नहीं हुआ है। मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपका 70,000 होगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे, तो कैपिटल इम्प्लाइड आपका 4 लाख है और 4 लाख का 15%, 4 लाख का 15% 60,000 आएगा। ये 60,000 माइनस करेंगे तो 10,000 सुपर प्रॉफिट और टाइम्स कितना दिया हुआ है इसका, टाइम है 2 ईयर परचेज। वेरी सिंपल, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20,000 आपका गुडविल आ गया। मतलब 11th का आंसर आपका बी है। 11th का आंसर कितना होगा, बी होगा। 11th का आंसर बी होगा। 12th में ए फर्म अर्न प्रॉफिट 1,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एसेट्स 11 लाख, लायबिलिटीज 1 लाख, वैल्यू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बेटे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये तो नॉर्मल है भाई, याद होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू इन द न्यू फॉर्म माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे, तो वही अभी निकाला था हमने, 1,10,000 इंटू 100 अपॉन में 10, मतलब कितना होगा 11 लाख आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा। और एसेट्स 11 लाख है, लायबिलिटीज 1 लाख माइनस करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा कितना 10 लाख, तो 1 लाख इसका आंसर होगा। मतलब 12th का आंसर डी आएगा, करेक्ट है आंसर। 13 में कैपिटल इन्वेस्टेड इन ए फर्म 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एवरेज प्रॉफिट 64,000 है, एबनॉर्मल लॉस माइनस किया हुआ है। ओके, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है। कैसे निकालोगे, तो पहले तो एवरेज प्रॉफिट में ये 4,000 ऐड कर दो, मतलब 68,000 आपका एवरेज प्रॉफिट हो गया। और 50,000 जो है नॉर्मल प्रॉफिट, तो 68 में से आप 50 माइनस करोगे तो ये बच जाएगा आपका 18,000 सुपर प्रॉफिट आएगा, मतलब 72,000। 13 का ए होगा आंसर। बिल्कुल ये ऐसे ही ये क्वेश्चन, हाँ ऐसे ही क्वेश्चन है, ट्राई करके आप लोग देखिएगा। बाकी 20 तक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं। 13 का 72,000, इसी तरह आपका 14 है, 15 है, 16 है, 17, 18, 19, 20, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब न्यूमेरिकल से रिलेटेड है बेटे। इन क्वेश्चनों को करके देखिएगा। और एक चीज याद रखना, जो इसमें 1 और 2 मार्क्स जो गुडविल में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ये एमसीक्यू में आ सकता है, जैसा कि आपने अभी देखा है इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, क्योंकि इस बार 16 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, जहां तक अभी हमें पता चला है। 2020 में 20 मार्क्स का आया था, लेकिन इसमें इस बार 2021 में 16 मार्क्स का आएगा। बेटे ये बार बार ऑर्डर समझिए या रिक्वेस्ट समझिए। अकाउंटेंसी का जो भी वीडियो आपके पास जाती है वो डेली बाय डेली आप देखो उसको सही ढंग से। डेली बाय डेली आपको पढ़ना चाहिए, डेली बाय डेली आपको करना चाहिए। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं बेटे जो आप ये गुडविल में जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट का, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सभी देख लेना आप, ये सभी आपको देखना जरूरी है। फंडामेंटल में जो मेथड्स इन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, याद होगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टरली है, जिस क्वार्टरली में आपको बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टरली, मिडल ऑफ ईच क्वार्टरली, एंड ऑफ ईच क्वार्टरली, तो ये क्वेश्चंस जरूर कर लीजिएगा सही ढंग से। याद कर लेना जिसमें कितने मंथ का इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाता है। जैसे मिडल में कभी भी होगा तो 6 मंथ का निकलता है, वो कैसे कैलकुलेट होता था याद है? अगर मान लो आपको ये याद नहीं है, जो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में कितने मंथ का इंटरेस्ट निकालोगे, एंड ऑफ ईच मंथ में कितने मंथ का, क्या फॉर्मूला बताया था? उसका फॉर्मूला क्या बताया था? उसका फॉर्मूला ये था, जो आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स लेफ्ट मंथ, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स लेफ्ट मंथ प्लस आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स लेफ्ट मंथ डिवाइडेड बाय 2।
जैसे 1 अप्रैल को अगर कोई बिगिनिंग में ड्राइंग किया तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ बच गए? 12। पर मंथ ड्रॉ करता है तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को होगा, तो 1 अप्रैल को 12 मंथ, 1 अप्रैल को ड्राइंग किया तो उसके बाद 12 महीने बच गए। लास्ट ड्राइंग कब होगा? 1 मार्च को, तो 1 मार्च को हो गया तो उसके बाद 1 मार्च टू 31 मार्च 1 महीने रह गया, तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 13/2 मतलब 6.5। मतलब फॉर्मूला याद रखना, जो अगर आपको पता नहीं चले जो कितने मंथ का हमें कितने मंथ याद नहीं है तो उसमें हम ये कैलकुलेट करना आपको याद रहना चाहिए। जो आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स लेफ्ट मंथ प्लस आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स लेफ्ट मंथ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटे, ये सभी क्वेश्चंस कर लीजिएगा आप लोग। ओके, ऑल द बेस्ट।